आज ये मुस्लिम कल्चर इन इंडिया का जो पोर्शन आपका पिछली क्लास में रह गया था उसे हम लोग फिनिश करेंगे और इसके बाद फिर एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। मुस्लिम कल्चर इन इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि आपको फेमस सूफीस, उलमा और मॉन्यूमेंट्स ये बेटा आप पढ़ चुके थे और आज आप ये मॉन्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये शायद रह गया था और आपका ब्रीफ इंट्रो ऑफ एएमयू का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फेमस मॉन्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार, इसके कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है, इनके बारे में आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसी दरमियान इनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने की वजह से फिर इल्तुतमिश इस पूरे कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। कुतुब मीनार अब जाहिर सी बात है एक मीनार है और आपको पता है ये क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में जो है उसी के एडजेसेंट है, पास में है। कुतुब मीनार का नाम जो है वो बहुत ही बड़े और मशहूर सूफ़ी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है इसमें और ये सेकंड हाईएस्ट ब्रिक मीनार है, मिनरेट सेकंड हाईएस्ट पूरी दुनिया में। ठीक है, फतेह बुर्ज के बाद, जो कि पंजाब इंडिया में। कुतुब मीनार के बारे में और जो पता हो, जैसे एक बात ये कि ये मेहरौली दिल्ली में एक एरिया है, इस वक्त मेहरौली के नाम से है, उसी मेहरौली में ये लोकेटेड है। पब्लिक एक्सेस, जो लोगों की पहुंच है, लोगों का यहाँ जाना, वो बंद कर दिया गया था। एक एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? मीनार के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मीनार के अंदर जो है बाकायदा एक स्टेयर केस बने हुए हैं अंदर ऊपर चढ़ने के लिए और वो टॉप ऑफ द मीनार पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इन स्टेयर केसेस में अंदर जाया जा सकता है। तो मीनार के अंदर 4 दिसंबर 1981 को एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके बाद से पब्लिक एक्सेस यानी लोगों का जाना आना बंद कर दिया गया है। कब हुआ था ये? 1981 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मीनार के अंदर पब्लिक एक्सेस है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर्स है, यानी अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 240 फीट है। और इसी मीनार के अंदर एक मैंने बताया सर्कुलर स्टेयर केस है, इस तरह का सर्कुलर स्टेयर केस है कंसिस्टिंग ऑफ 379 स्टेप्स टू गो टू द टॉप ऑफ द मीनार। मीनार के बिल्कुल टॉप पे पहुंचने के लिए 379 स्टेप्स, इतनी सीढ़ियां हैं, 379 सीढ़ियों का सिलसिला है मीनार के टॉप पर पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स, ये आपके सामने आ चुकी हैं 2-1 स्लाइड्स, लेकिन आज इनको रिवाइज करके और फिर आगे नया पढ़ेंगे। तो गोलकुंडा ये राउंड शेप्ड हिल, ठीक है, राउंड शेप्ड हिल है। देखिए ये हिल के ऊपर ये किला बना हुआ है। ये 11 किलोमीटर्स वेस्ट में हैदराबाद, यानी जो कि तेलंगाना में है इस टाइम, तेलंगाना स्टेट का हैदराबाद जो शहर है उसके वेस्ट में 11 किलोमीटर दूर ये एक राउंड शेप्ड हिल है।
इट वॉज द कैपिटल ऑफ मिडीवल सल्तनत। मिडीवल सल्तनत जो था उसमें कुतुब शाही डायनेस्टी का ये एक कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बाद देखें गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स के बारे में और क्या पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर से बहुत मशहूर डायमंड्स इंक्लूडिंग कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा, ठीक है, यहाँ पर इनकी जो माइंस हैं गोलकुंडा की उसमें प्रोड्यूस किया गया है। ठीक, गोलकुंडा की माइंस में द गोलकुंडा फोर्ट, अब ये एक किला है, मैंने बताया किला गोलकुंडा फोर्ट, तो ये एक किला है। इस किले में मड फोर्ट, मिट्टी का, वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी के ज़रिए 13 सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में सबसे पहले ये बनाया गया। पूछा जा सकता है कि किसने बनाया, कई डायनेस्टीज़ के नाम आ सकते हैं, तो उसमें आप काकतीय, ये भी आ सकता है कि भाई किस सेंचुरी में बनाया गया पहले, तो 13th सेंचुरी। किस चीज़ से बना, मिट्टी से। इन 16th सेंचुरी द कुतुब शाही सुल्तान गेव इट अ मैसिव फोर्टिफिकेशन। कुतुब शाही जो सुल्तान था उसने 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में इसमें ग्रेनाइट वगैरह लगाया इसको, और ठीक है, इसमें इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो गोलकुंडा फोर्ट है ये एक कॉम्प्लेक्स है, 4 अलग अलग जो इसके किले हैं, ठीक है, 120 मीटर्स के एरिया में बना हुआ है और जिसका 394 फीट अप्रॉक्सीमेटली ये निकलता है और ग्रेनाइट हिल है। अमंग द अदर मॉन्यूमेंट्स, दूसरे मॉन्यूमेंट्स के साथ ही इसमें क्या है, वेरियस टॉम्ब्स, ठीक है, मकबरे हैं कुतुब शाही सुल्तान्स के। कुतुब शाही डायनेस्टी है तो कुतुब शाही डायनेस्टी के जो सुल्तान समय समय पर यहाँ पर जो मरते गए तो उनको दफनाया भी गया है, उनकी टॉम्ब्स भी हैं। द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर जो है इसका वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि हैदराबाद शहर का फाउंडर है। सबसे इम्प्रेसिव जो स्ट्रक्चर है इस पूरे गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स में वो इसकी टॉम्ब है, ठीक है, इसका मकबरा है। इसके बाद आप रेड फोर्ट के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं उनके अलावा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जनरली ये वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि रेड फोर्ट है या आपका जामा मस्जिद है, इस तरीके की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मुग़ल एम्पायर के टाइम की हैं और मुग़ल एम्पायर आपके अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मे बी कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो रेड फोर्ट के जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, उसके बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ये किसने बनवाया, तो शाहजहां आपको पता है, लेकिन शाहजहां के बारे में और जान लीजिए कि शाहजहां कौन था, 5th एम्परर था। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किस नंबर के शासक ने, मतलब मुग़ल एम्पायर में वो चौथा था, तीसरा था, दूसरा था, पांचवा था, इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएं तो आपको ये भी पता हो कि वो शाहजहां जो था वो 5th मुग़ल एम्परर था। और इसने बनवाया रेड फोर्ट को जब उसने आगरा से दिल्ली, ठीक है, पहले आगरा से शाहजहानाबाद जो कि अब ओल्ड दिल्ली में ये एक इलाका पड़ता है, ठीक है, वहाँ इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि किस मुग़ल एम्परर ने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया, ठीक है, आगरा से दिल्ली अपना अपनी मतलब कैपिटल शिफ्ट कर दी, ठीक है, तो वो कौन है, वो मुग़ल एम्परर शाहजहां है। तो आपका एक सेंटेंस में कई क्वेश्चन हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। रेड फोर्ट किस मुग़ल एम्परर ने बनवाया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबको पता है जनरली। अब उन्हीं में से और क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि वो मुग़ल एम्पायर
एम्परर था तो वो कौन सा था, किस नंबर पे आता था और उसका ऑर्डर क्या था। दूसरे ये कि वो कौन सा मुग़ल एम्परर है जिसने अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया, तो हु वाज द वन, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। हाँ, इसी तरह इट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ मुग़ल एम्परर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल तक, ध्यान से सुनिएगा ये अहम है, तकरीबन 200 साल तक ये मुग़ल एम्परर्स यानी मुग़ल बादशाहों का अहम रेजिडेंस था, यानी उस किले में वो रहते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये किस स्टाइल से बना है, इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, तो वो इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्चर है, ठीक है, इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन अबाउट 10 ईयर्स। अब इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि ये तकरीबन 10 साल में बना था। कब बनना स्टार्ट हुआ? 1639 में, और कब बन के तैयार हुआ? 1648 के अराउंड, ठीक है। तो मोर और लेस 10 ईयर्स का टाइम इसमें लगा। इसका जो क्रेडिट है इसके डिज़ाइन का, वो डिज़ाइन का क्रेडिट जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा, ये डिज़ाइन इसका तैयार करने वाले हैं, डिज़ाइन का क्रेडिट इनको जाता है। फिर इसके बाद ये एक बहुत अहम विटनेस है, लाइव विटनेस है, सेंचुरीज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के कई शताब्दियों, कई सेंचुरीज़ की हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है, गवाह रहा है ये। इट वॉज डिज़ाइंड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बल्कि इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यूनेस्को जो है वो क्या करता है, दुनिया की बहुत सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको उनमें में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। कौन करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को ने 2007 में 2007 में इसको, रेड फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, ठीक है, यानी वर्ल्ड की ये हेरिटेज साइट है। इसका नेम जो है वो रेड फोर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ा, क्योंकि इसकी दीवारों को जो बनाया गया, किले की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। इसके बाद इट इज़ ऑक्टागोनल इन शेप, ऑक्टागोनल इन शेप, ठीक है। आप समझते हैं ऑक्टागन क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है, ठीक है, तो आपको मालूम है ऑक्टागोनल शेप जो है ये शेप में ऑक्टागोनल है, और हैविंग एन एरिया ऑफ 254.67 एकर्स। इतना एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो है वो इसने एनक्लोज किया हुआ है डिफेंसिव वॉल्स के ज़रिए, यानी इस पूरे किले को चारों, मतलब ये दीवारों से घेरा बनाया गया है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं पूरे किले में, और ये एरिया कितना है? 254.67 एकर्स का एरिया इसने कवर किया हुआ है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 2.41 किलोमीटर्स है, यानी अगर उसको किलोमीटर में आप देखें तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर के अराउंड एरिया इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, फहराते हैं लाहौरी गेट से, ठीक है, ओवर द लाहौरी गेट। इट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट, और ये लाहौरी गेट जो है वो क्या है? मेन एंट्रेंस है, ठीक। किसकी मेन एंट्रेंस है? इस किले की मेन जो एंट्रेंस है, प्रवेश है, वो किससे है? लाहौरी गेट से, और यहीं इसकी ऊपर प्राचीर पर, ठीक है, यानी इसके ऊपर किले की दीवार पर चढ़ करके वहाँ से झंडा फहराया जाता है, भाषण होता है। और कहाँ से डिलीवर करते हैं? वो स्पीच भी डिलीवर करते हैं। इट्स रैम्पार्ट्स, ठीक है, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है किले की दीवार, जिसको आप प्राचीर भी कहते हैं, ठीक है, यानी किले की दीवार।
ऊंचा पोर्शन जो होता है वो वहाँ से, और उसको फिर जो वहाँ उनका भाषण होता है, जो स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच होती है वो नेशनली ब्रॉडकास्ट भी की जाती है। अब ये 8-10 ऐसी कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं है जहाँ से पीएम का हमेशा से स्पीच होता रहा है। पीएम की स्पीच होने का ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जिसका एसोसिएशन मुग़ल एम्पायर से है, और 1639 में ये बनना शुरू हुआ, 48 में बन के तैयार हुआ, 10 साल के करीब इसमें वक्त लगा। ये हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है वो आप जो नया 500 का नोट जारी हुआ है, 500 रुपी नोट, उसके बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि ये रेड फोर्ट की तस्वीर भी है, जिसको आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिस नोट को रिलीज़ किया था दिसंबर 2016 में, ठीक है। यानी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नया नोट आया है 500 रुपी का, उस पे अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो आपको रेड फोर्ट की तस्वीर नज़र आएगी। इसके बाद ताजमहल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इसलिए अहम है कि ये भी शाहजहाँ के ही वक्त में, शाहजहाँ के ज़रिए बनवाया गया। ताजमहल इज़ एन आइवरी वाइट मार्बल मौसोलियम, ठीक है। ये एक आइवरी वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। इट वॉज बिल्ट बाय द 5th मुग़ल एम्परर, आपको पता है 5th मुग़ल एम्परर शाहजहाँ, इन द मेमोरी ऑफ हिज 3rd वाइफ, अपनी तीसरी बीवी की याद में, जिसका नाम मुमताज़ महल है, उसकी याद में इन्होंने बनवाया था। एंड ऑल्सो टू हाउस हर टॉम, और फिर इनके मकबरे को एक घर नुमा रूप दे दिया था, ठीक। तो ये आपने देखा। अच्छा, अब इसके बारे में भी, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी, इसके लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसकी लोकेशन से रिलेटेड, इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इट इज़ बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ यमुना। ये आपको मालूम है कि यमुना नदी के किनारे है, आगरा में है। आगरा क्या है? आगरा यूपी का एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश। अच्छा, साउथ बैंक यानी नदी का किनारा तो है, लेकिन दक्षिणी किनारा कौन सी नदी? यमुना नदी। इट टुक अबाउट 22 ईयर्स, इसको बनाने में तकरीबन 22 ईयर्स लगे 1632 में। यानी ये रेड फोर्ट से पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 20,000 लेबरर्स, 20,000 मजदूरों ने दिन रात, डे एंड नाइट काम किया, विद द कॉस्ट ऑफ 32 मिलियन रुपीज़ एट दैट टाइम। और उस समय 32 मिलियन रुपीज़ इसमें लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये उस टाइम का, और काफ़ी इसमें पैसा, समय, सब कुछ लगा, ठीक। तो अगर आप इसमें लेस करके देख लें तो तकरीबन 22 ईयर्स इसमें लगे बनाने में, 21 ईयर्स, ठीक है। यानी 21 साल में ये बन के तैयार हुआ। लाल किला को बनने में 10 साल लगे। इसका जो क्रेडिट है इसकी कंस्ट्रक्शन का, वो किसको जाता है? वो एक बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स आए उस समय के, बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स, ठीक है। और उनका लीडर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये इस पूरी जो इसके डिज़ाइन करने वाले लोग थे, आर्किटेक्ट्स थे, उसके ये लीडर थे, उस पूरी टीम के, उसको लीड कर रहे थे। अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, हर साल लाखों, दसियों लाख यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं पूरे दुनिया से। और ताजमहल को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 1983 में। याद रखिएगा, रेड फोर्ट और ताजमहल
दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं यूनेस्को के ज़रिए, और ये दोनों ही इमारतें शाहजहाँ ने बनवाई हैं। In 2007, it was declared as a winner of the new 7 wonders of the world. 7 दुनिया के जो बड़े अजूबे हैं, ठीक है, उनमें इसको जगह मिली। सिर्फ न सिर्फ ये कि जगह मिली, बल्कि विनर बताया गया इसको, विजेता 2000 से 2007 के दौरान। ठीक है, आगे जामा मस्जिद। अब जामा मस्जिद का भी जो है, अब ये वो बड़ी बड़ी देखिए बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो कि शाहजहाँ ने बनवाई हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ये भी मस्जिद है। इसके बाद जामा मस्जिद वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय द 5th मुग़ल एम्परर। 5वें मुग़ल बादशाह ने जामा मस्जिद को बनवाया है। शाहजहाँ, जिनका नाम अभी आप पढ़ चुके, एट शाहजहानाबाद। और जिस जगह बनवाया था वो जगह क्या कहलाती थी? शाहजहानाबाद, जो कि इस वक्त ओल्ड दिल्ली में आता है। पुरानी दिल्ली का ये एक इलाका है। और इट वॉज बिल्ट बाय रेड सैंडस्टोन, लाल सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, मार्बल से, और मार्बल से इसको बनाया गया है। और ये जो मॉस्क है वो 80 मीटर्स लॉन्ग, 80 मीटर्स लॉन्ग और 27 मीटर्स वाइड। आज कुछ कफ वगैरह है, सॉरी, 80 इंटू 27, तो ये इसकी लेंथ है और ये विड्थ, तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। शाहजहानाबाद इलाका है, याद रखिएगा, वहाँ पर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क स्टार्टेड इन 1644। 1644 में इसको शुरू किया गया बनाना, एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1656, और 1656 में ये कंप्लीट हुई। इसमें 5000 के करीब लेबरर्स ने काम किया। ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी 1 मिलियन एट दैट टाइम। 1 मिलियन के करीब इसमें खर्च आया। द जामा मस्जिद इज़ बिल्ट ऑन इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक, और इसकी जो क्रेडिट है आर्किटेक्चर का वो उस्ताद खलील को जाता है। तो इतनी बातें ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए फैक्ट्स से रिलेटेड। ठीक, तो ये वो अहम मॉन्यूमेंट्स हैं, सब तो नहीं लेकिन फेमस मॉन्यूमेंट्स ये आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इस स्लाइड में देखिए कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, खुद आप गौर करिए। ठीक है, तो एक को दूसरे से कंपेयर करके सामने रख के पढ़ा करिए। द मॉस्क वाज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ सादुल्ला खां। एक वज़ीर थे शाहजहाँ के शासन के काल के दौरान। कौन थे? वज़ीर। वज़ीर कहते हैं मिनिस्टर को। ठीक है, इनके सुपरविजन में ये बना, इनकी देख रेख में बना, और उस्ताद खलील इसके डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया जो उसको लीड कर रहे थे। द मॉस्क वॉज इनाग्रेटेड, इम्पॉर्टेंट खबर है, ये बात है ये मॉस्क का जो इनाग्रेशन है, इफ्तिताह है, ठीक है, सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी। सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, इनके ज़रिए शाहजहाँ ने करवाया था, जो कि बुखारा एक जगह है इस वक्त उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के में एक जगह बुखारा है, वहाँ के रहने वाले थे बुखारी, और इन्हीं ने इसका इफ्तिताह किया, इनाग्रेशन किया, और यही इसके पहले फिर इमाम हुए ऑन 23 जुलाई 1656 ऑन द इन्विटेशन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के इन्विटेशन पर, दावतनामे पर, ये इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इनाग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। इन्हीं के वंशज हैं कह लीजिए, इन्हीं के औलादे हैं जो वहाँ पर इमाम बनती चली आ रही हैं। आज भी देखिए वहाँ पर जो होते हैं उनका सरनेम क्या है? बुखारी। तो वो वही उसी लीनिएज को फॉलो कर रहे होते हैं।
सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी और इसी तरह के वहाँ पर जो इमाम हैं। अच्छा, ये तो थी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स। कुछ और इनके बारे में पॉइंट्स हैं मॉस्क के। इस मॉस्क के 3 बड़े गेट्स हैं, 3 गेट्स। ठीक है, कितने दरवाजे हैं? 3। किस किस दिशा में है? ईस्ट में है, नॉर्थ में है और साउथ में है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ दक्षिण, ठीक है, और ईस्ट पूरब या पूर्व। ठीक है, तो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ 3 तरफ इसके गेट हैं। जिसमें अब जो गेट्स हैं, तो मस्जिद जो बनी है वो ऊंचाई पर बनी है। तो 33, 39 और 35 स्टेप्स हैं रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। यानी जो गेट ईस्ट की तरफ है उसमें जो वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए, मस्जिद में आने के लिए, वो 33 हैं। और जो नॉर्थ साइड में गेट है उसके जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं? 39। और फिर जो साउथ साइड जो गेट है उस वहाँ से ऊपर मस्जिद में आने के लिए जो गेट हैं वो स्टेप्स हैं वो 35 हैं। इट हैज़ 3 डोम्स। जैसे 3 इसके गेट हैं तो 3 इसकी डोम्स हैं, 4 इसके टावर्स हैं और 2 जो हैं 41 मीटर्स हाई मीनार्स हैं, 2। ठीक, अब ये इसके पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है। अब ये मीनार जो हैं इसमें 5 स्टोरीज़ हैं, 5 मंजिलें हैं हर एक मीनार के अंदर। और उसके अंदर स्टेयर केस भी है, सीढ़ियों का एक अंदर सिलसिला, जिसमें 30 स्टेप्स हैं टू रीच द टॉप ऑफ द मीनार। मीनार के ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इस तरह की मीनारें बनाई जाती थीं कि अंदर अंदर सीढ़ियां बना दी जाती थीं और वहाँ टॉप पे चढ़ने के लिए, ताकि यहाँ से ऊपर जाया जा सके टॉप पर। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। और ये जो कोर्टयार्ड है, यानी इसका जो सहन कह लीजिए, आंगन कह लीजिए, खुला पोर्शन जो है, ओपन एरिया है मॉस्क का, ऑक्युपाइज 400 स्क्वायर फीट, 408 स्क्वायर फीट का एरिया इसने एक्वायर किया, ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसमें 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 25,000 लोग। ठीक है, तो ये तो था अब तक का फेमस मॉन्यूमेंट्स का सफ़र। और आपने देख लिया कि इसमें जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, ठीक है, इसी तरह ताज महल है, गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सब अच्छी तरह से आपने पढ़ ली, इनके डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, इनकी हिस्ट्री और बनवाने वाला और सब कुछ आपने देख लिया। ये आप तैयार कर लें, इसमें वैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अलीगढ़, चूँकि अलीगढ़ मूवमेंट एजुकेशनल मूवमेंट था, सर सैयद का मूवमेंट था। सर सैयद कौन थे, उनके बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है फेमस जो उलमा के पोर्शन में, सेगमेंट में, वहाँ पर आपने सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में पढ़ा। अब उनके ज़रिए जो कायम करदा इदारा है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जिस इदारे में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ का क्या हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री जान लीजिए। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने आएगा, किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड विद द ओपनिंग ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल से इसकी शुरुआत हुई थी और उस स्कूल का नाम था मदरसतुल उलूम। क्या नाम था स्कूल का? मदरसतुल उलूम। असल में मदरसा लफ्ज़ जो होता है ना, मदरसा लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, उसको कहते हैं मदरसा, और मदरसा को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो उस वक्त अरबी, पर्शियन, उर्दू खूब चलती थी। ठीक है, तो जो स्कूल कायम किया उसका नाम रखा मदरसतुल उलूम, यानी मुख्तलिफ़ इल्म जो है वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इल्म की जमा उलूम है और वो स्कूल होगा। 24 मई 1875, ठीक है, 24 मई 1875 मौलवी समीउल्लाह साहब ने इस स्कूल को
शुरू किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत यहीं से होती है। ये इसका समझ लीजिए फाउंडेशन स्टोन है। स्कूल फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। किसमें? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, यानी ये कब बदल गया? इसमें 1877 में, यानी 1875 में स्कूल की शुरुआत किससे होती है? मदरसतुल उलूम से। और 1877 में ये बन जाता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मदरसतुल उलूम। तो ये मदरसतुल उलूम सिर्फ 2 साल के बाद एक कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब फाउंडेशन स्टोन जो है कॉलेज का, वो लॉर्ड लिटन ने स्कूल की बुनियाद रखी। वायसराय थे उस वक्त इंडिया के। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चूँकि इंग्लैंड से आए, उन्होंने हमारे देश में कब्ज़ा किया, तो उन्होंने उनकी जो क्वीन होती थी वो वहाँ से वो शासन पूरा चलता था उनकी देख रेख में। लेकिन उनके एक सबॉर्डिनेट के तौर पर, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर एक वायसराय होता था इंडिया में। वो वायसराय एक तरह से पूरा सर्वे सर्वा होता था, ऑल इन ऑल होता था उस टाइम। तो ये लॉर्ड लिटन थे जब इसकी बुनियाद पड़ रही थी कॉलेज की, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शक्ल जिसने इख्तियार की, ट्रांसफॉर्म हुआ, मदरसे सा कॉलेज बना 2 साल के अंदर। अब जाहिर सी बात है ये कॉलेज इनिशियली इसका एफिलिएशन कहीं से होगा ना। जाहिर सी बात है जब कोई कॉलेज होता है तो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है, तब वो कॉलेज होता है, तब वो डिग्री देता है। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से पहले शुरुआत में क्या किया गया? एफिलिएट किया गया। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से भी ये एफिलिएट रहा। ठीक है, 1885 में। फिर ये कॉलेज खुद अपने आप में ट्रांसफॉर्म होकर के यूनिवर्सिटी बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन 1920। ठीक, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के एक कानून के, एक एक्ट के ज़रिए इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। यानी अगर पिछली स्लाइड में हम चलें तो यहाँ पर एक साल और आप जोड़ दें 1920, जब ये प्रॉपर तरीके से AMU की फॉर्म में आ जाए। और इस बीच एक वर्ष और आएगा 1885, जब ये बनारस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है। कैलकटा से पहले होता है, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो जाता है एक कॉलेज। इसके जो पहले प्रिंसिपल थे, इम्पॉर्टेंट है, ऑफ मदरसतुल उलूम, चूँकि अब आपको पता चल गया शुरुआत कहाँ से हुई, जो इसका बेबी स्टेप था। फिर उसके बाद MAO कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो दोनों के प्रिंसिपल समझ लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मदरसतुल उलूम एंड MAO कॉलेज, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये कौन थे? मिस्टर HGI सिडन, ये थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल कौन था। हो सकता है उसमें एक ऑप्शन सर सैयद का भी दे दिया जाए। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप तो यही समझेंगे कि अच्छा ये तो उनका ही कॉलेज था तो वही होंगे, तो पढ़ लीजिए। अच्छा, आगे क्या होता है? लास्ट प्रिंसिपल जो हैं MAO कॉलेज के, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, वो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद हैं, लास्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट मैं आपको बता दिया, फर्स्ट चांसलर। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी जो होती है उसका चांसलर होता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पहले चांसलर हैं वो नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल की ये नवाब सुल्तान जहां बेगम है भोपाल के। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट जो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो कौन है? वो राजा अली मोहम्मद खान महमूदाबाद। ठीक है, AMU यहाँ पर आपने लिखा, AMU के
इस तरह से आप समझ लें कि फर्स्ट वीसी, फर्स्ट चांसलर, और फिर फर्स्ट वीसी, वाइस चांसलर। तो इन दोनों को लिख करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले चांसलर जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नवाब सुल्तान जहां बेगम भोपाल की के, और जो वाइस चांसलर हैं पहले वो राजा अली मोहम्मद खान महमूदाबाद के। और इसी तरह जो एएमयू के जो पहले रजिस्ट्रार हैं, यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रार भी होता है, वो सज्जाद हुसैन, ठीक है, सज्जाद हुसैन। एमएओ कॉलेज के जो पहले ग्रेजुएट हैं वो ईश्वरी प्रसाद हैं, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। यूनिवर्सिटी का जो तराना है, सॉन्ग, वो कंपोज किया है असरारुल हक मजाज लखनवी ने। लखनऊ के एक मशहूर शायर हैं असरारुल हक मजाज लखनवी, ठीक है। इनको, इनका शायर का आम तौर से इनको मजाज लखनवी कहते हैं। इन्होंने ये सॉन्ग तराना कंपोज किया है। और फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर जो हैं एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के, वो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? इसके बाद और वाइस चांसलर जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, सर ज़ियाउद्दीन अहमद। अब यूनिवर्सिटी जो है वो रेजिडेंशियल इन नेचर है, यानी यहाँ पर बच्चे रहते हैं जो पढ़ने वाले हैं, हॉस्टल हैं। टोटल एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 467 हेक्टेयर्स, यानी 1155 एकर्स। The university is affiliated by the University Grant Commission UGC, जो गवर्निंग बॉडी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या है, एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक ये है अब तक आपका पूरा एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। खांसी, नज़ला, जुकाम बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। अब तक आपने जो पढ़ा, आपका इंडो इस्लामिक पोर्शन जो था वो यहाँ तक बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ज़रिए आपका रिवीजन होना चाहिए, और उनको ध्यान से देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग।
देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये रिवीजन है और आपको बताते चलें ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी इसमें कई आपके सेगमेंट्स जो आपने पढ़े इंडो इस्लामिक जी के, सबसे पहले जैसे आपने अकायद एंड इबादत पढ़ा, सीरा ऑफ द प्रॉफिट पढ़ा, ठीक है, इसी तरह मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन पढ़ा, मुस्लिम्स की हिस्ट्री पढ़ी और बहुत कुछ कई चीज़ें हैं सब, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आ मिडीवल मॉस्क, ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री, जो मिडीवल मॉस्क है उसके आंगन में एक मॉस्क है कोई, ये हिंट दे रहे हैं आपको, उसके आंगन में, कोर्ट यार्ड में, ठीक है, स्टैंड्स अ फेमस आयरन पिलर, वहाँ एक बीच में उसके जो है एक आयरन पिलर है, आंगन में लोहे का एक पिलर है, विच बियर्स अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जिस उस आयरन पिलर पर गुप्ता स्क्रिप्ट में संस्कृत का एक कुछ मैसेज है, इंस्क्रिप्शन है गुदा हुआ। द नेम ऑफ द मॉस्क इज, उस मॉस्क का नाम क्या है? जामा मस्जिद में नहीं है, बेगमपुरी मॉस्क में नहीं है, खिड़की मस्जिद में नहीं है, एक ही है और वो है क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जिसके साथ आप जो है कुतुब मीनार को आपने समझा था, तो अलाई दरवाज़ा भी इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है, कुतुब मीनार भी क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क से, और यही क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है जहाँ पर एक आयरन पिलर है इसके आंगन में, जिसमें संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत। फ्रॉम द, अब अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है, यानी समय को ध्यान में रखते हुए, जो और समय के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, डेट, जो चीज़ पहले एक कोई बात घटना घटित हुई फिर बाद में हुई, तो ये जो सीक्वेंस होता है पहले बाद में फिर इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कंपाइलेशन ऑफ हदीस, तो हदीस का सबसे बड़ा कंपाइलेशन कौन सा है? यानी कहने का मतलब ये है, पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पुराना जो कंपाइलेशन है हदीस का वो कौन सा है, ठीक है, अर्लीस्ट, ओल्डेस्ट। तो आपने जैसे ऑप्शंस देखे यहाँ पर, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, मुवत्ता इमाम मालिक है, तो ये कुरान और हदीस वाला जो आपने सेगमेंट पढ़ा था वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप सबको गौर करेंगे तो सिर्फ एक नाम है जो टिकेगा और वो है मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मालिक। इमाम मालिक की जो मुवत्ता है, अहादीस का जो कलेक्शन है, संकलन है, ये सबसे पुराना है, इसके कंपाइल किया गया है सबसे पहले, ठीक है। इसमें उन्होंने सबसे पुराना काम यही है, हदीस का कंपाइलेशन, ठीक है। इन सब में अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, यानी तिथिवार देखें, डेट वाइज देखें, तो सबसे पुराना ये है, ठीक। अच्छा, फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड बहुत मशहूर है और हिस्ट्री में, आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत अहम योगदान है, काकोरी कांड का, ठीक है। तो ये जो काकोरी कांड है, चाहे तो ऐसे कर दिए चाहे वैसे, ये कॉन्स्पिरेसी का जो फ्रीडम फाइटर, इससे कौन जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये जितने भी नाम हैं इनमें में से हर एक फ्रीडम फाइटर ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पे। तो इसमें आप गौर करेंगे और कॉमन बात क्या है, सब मुसलमान हैं इसमें। तो एक नाम है जो आप टिक कर सकते हैं और वो है अशफाकुल्ला ख़ां। तो अशफाकुल्ला ख़ां जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट में मुस्लिम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अच्छा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा,
ये एक बहुत अहम बुक है और इस्लामिक लॉ के रिगार्डिंग है। इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? हु हैज़ रिटन दिस बुक? शेख अहमद सरहिंदी हैं, शाह वलीउल्लाह हैं, मौलाना शिबली हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें और आपका रिप्लाई आए, गौर करें इस पर। तो जब आप गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें शाह वलीउल्लाह हैं जिनके बारे में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। अच्छा, ये एक अहम बात आपको बता दें कि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने सामने नोट किए हैं, जितने भी आज इस टाइम मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी ये पिछले साल में आ चुके हैं। पिछले सालों में कहीं किसी ईयर में आए हैं, मैंने वो ईयर नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो कोई 2021 वाला हो सकता है, कोई 2018-19 वाला हो सकता है, इस तरह से ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई तरह से आया है ये। कभी इसको इस तरह से पूछ लिया गया कि भाई शाह वलीउल्लाह की किताब कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से, तो उसमें हुज्जतुल्लाहिल बालिगा भी है, और भी कोई नाम है, और भी कोई नाम है, ठीक है। तो दोनों तरह से आ सकता है। बुक का नाम दे दिया, ऑथर को पूछ लिया, ऑथर का नाम दे दिया, बुक को पूछ लिया, ठीक है। तो दोनों तरह से तैयार रखना है आपको जहन में। इन विच एंग्लो मैसूर वार, आपको पता है एंग्लो मैसूर वार जो हुए थे वो कितने हुए थे? 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये पहले टीपू सुल्तान के वालिद जो थे हैदर अली, उन्होंने वहाँ से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद उनका बेटा आ जाता है यानी टीपू सुल्तान आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच, और ये अंग्रेज़ों से लड़े गए हैं, और इसी के बाद फिर अंग्रेज़ जो होते हैं वो भारत में टीपू सुल्तान के बाद आसानी से वो फैल जाते हैं पूरे मुल्क में। इन विच एंग्लो मैसूर वार डिड टीपू सुल्तान पार्टिसिपेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हैदर अली। अपने बाप हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर वार में पार्टिसिपेट किया? तो वो पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। तो अगर आप सबने ध्यान से पढ़ा हो तो वो सेकेंड वॉर था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, जिसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान पार्टिसिपेट करते हैं अपने बाप के मर जाने के बाद। विच सिटी वॉज नेम्ड दौलताबाद, किस शहर का नाम दौलताबाद रखा गया? बाय द तुगलक सुल्तान। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं 4, जिसमें में से देवस्थली है, देवली है, देवगिरी है और धर्मपुर है। इनमें में से कौन सा ऐसा शहर है जिसका नाम दौलताबाद रखा? वो किसने रखा? तुगलक सुल्तान ने रखा। अब ये दौलताबाद है कहाँ? ये दौलताबाद औरंगाबाद के पास है, और औरंगाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में है, ठीक है। ठीक, तो ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देवगिरी एक शहर था, एक जगह थी जिसको तोला सुल्तान ने बाद में दौलताबाद कर दिया। इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक जो हिस्ट्री है, इतिहास है, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर द कुरान इज़ नोन एज, कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब कौन सी मानी जाती है? क्योंकि कुरान के बारे में आपने पढ़ा है कि द मोस्ट ऑथेंटिक प्रिजर्व्ड, ठीक है, नो मतलब इसमें आपका कोई भी वर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला, एक पॉइंट तक, एक डॉट तक कभी कोई चेंज नहीं हुआ है। ये एज इट इज़ वही किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो इस कुरान के बाद कौन सी सबसे मोस्ट ऑथेंटिक बुक मानी जाती है? तो अब आप इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 ऐसी किताबें जिनके नाम सामने सही लिखा जाता है, यानी सही मुस्लिम, सही बुखारी। तो इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक पहला नंबर आता है वो सही बुखारी का आता है, फिर सही मुस्लिम है, इस तरह से, ठीक है। और वैसे भी इस सिहाए सित्ता के नाम से भी इनका एक कलेक्शन है जिसमें 6 हदीस की अहम किताबें शामिल की जाती हैं। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट बैटल, पहला जो बैटल है पानीपत का, वो अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कुरान एंड हदीस से है। वॉज फॉट
ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो पहला युद्ध है, बैटल, वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ बाबर। बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच हुआ। ये बात इन्होंने बता दी, लेकिन ये नहीं ये पूछ लिया कि किस वर्ष हुआ, साल कौन सा था वो। तो अब आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं आपने याद किया, आपने पूरा वो एक याद है आपको अच्छी तरह से कि मुग़ल एम्पायर कहाँ से शुरू होता है। जाहिर सी बात है बाबर से शुरू होता है। मुग़ल एम्पायर से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा पीरियड चल रहा था यहाँ, किसका शासनकाल था, आपको मालूम है कि वो सल्तनत पीरियड था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत थी। उसमें आखिरी कौन था और उसकी लड़ाई किससे हुई। जब वो हार गया तो मुग़ल एम्पायर, मुग़लों का शासन शुरू हो गया, मुग़लों का राज शुरू हो गया। तो वो बाबर, इब्राहिम लोदी, तो बाबर मुग़ल एम्पायर का पहला शासक और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक। इन दोनों के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और 1526 में ये, ठीक है, याद रखिएगा। 1520, 56, 36 ये सब गलत हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, विच मुग़ल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अभी हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन के पार्ट में पीछे जब हम फेमस मॉन्यूमेंट्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि आगरा से दिल्ली जिस मुग़ल बादशाह ने, जिस मुग़ल शासक ने शिफ्ट की अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी, तो वो कौन था, नन अदर दैन शाहजहाँ। वो कोई और नहीं था बल्कि शाहजहाँ था, जिसने आगरा से वापस दिल्ली अपनी कैपिटल बनाई। और आप देखते हैं कि दिल्ली में ये शाहजहानाबाद एक इलाका है ओल्ड दिल्ली में, जहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी तामीरात कराई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टू कॉम्बैट ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए, उनसे जूझने के लिए टीपू सुल्तान ने मदद मांगी। किसकी मदद मांगी? टीपू सुल्तान ने किससे मदद मांगी? डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच और रशियंस। डच से, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से या रशियंस से। तो जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, पढ़ेंगे, पता चलेगा कि ये फ्रांस से मदद मांगी गई थी, फ्रेंच यानी फ्रांस की हेल्प ली गई थी, तो फ्रेंच लोगों ने मदद की थी, इनकी मदद मांगी थी इनसे, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बार बार ये बात आती है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है। इसी तरह दिल्ली सल्तनत का पीरियड क्या है, ये बहुत अहम सवाल है, क्वेश्चन है, ढूंढिएगा जाकर, आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो इसमें सिर्फ एक नाम है जो रह सकता है और वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है जब आप कुतुब मीनार के बारे में पढ़ रहे थे। द मिस्टिकल वर्क मजमउल बहरैन, ये किताब का नाम है, ठीक है। मजमउल बहरैन वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये किताब? औरंगज़ेब ने लिखी, दारा शिकोह ने लिखी, दाता गंज बख्श ने लिखी, अब्दुल हक देहलवी ने लिखी। नहीं पता होगा तुक्का लगाएंगे। तुक्का आपका ज़रूरी नहीं हमेशा सही लगे, लेकिन तुक्का पढ़े लिखे लोग नहीं लगाते। पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो मेहनत करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखते हैं। तो मजमउल बहरैन वो किताब है जो दारा शिकोह ने लिखी है, और ये दारा शिकोह ने ये किताब जो लिखी है ये कंपैरेटिव रिलीजन पर लिखी गई है, ठीक है। पर्शियन में लिखी गई ये किताब। अच्छा, मजमउल बहरैन ये हो गई, दारा शिकोह ने लिखी, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट। अब ये साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम हुई, ठीक है, मुरादाबाद में, बिजनौर में, अलीगढ़ में, गाज़ीपुर में। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों का ताल्लुक सर सैयद से है। द फर्स्ट स्कूल वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान इन। सर सैयद अहमद ख़ान ने पहला स्कूल कहाँ कायम किया था?
तो पहला स्कूल इन्होंने मुरादाबाद में कायम किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने गाज़ीपुर में इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। बिजनौर और अलीगढ़ और मुरादाबाद से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। जब हमने आपको सर सैयद अहमद ख़ान के वर्क्स के बारे में बताया था, इनकी जॉब्स के बारे में बताया था कि इन्होंने शुरुआत कैसे करी अपनी करियर की, तो शुरुआत में इन्होंने कई जगह काम किया, अलग अलग बड़े बड़े ओहदों पर किया, लगातार प्रमोशन इनका होता गया, ठीक है। फिर वहीं से फिर इनका जहन लोगों की खिदमत के लिए, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वहाँ से बन गया और इन्होंने फिर वापस शुरू कर दिया ये सब। अच्छा, आगे देखें। हु ऑथर्ड द बुक हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, अब देखिए फिर हम लोग मुग़ल एम्पायर की तरफ चले गए, मुग़ल पीरियड की तरफ। हुमायूं नामा किताब है, बायोग्राफी है हुमायूं की, ठीक है। इट इज़ द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, जीवनी है, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं की इस बायोग्राफी को किसने लिखा? अबुल फजल ने नहीं लिखा। अबुल फजल बहुत मशहूर लेखक था जिसने आईने अकबरी किताब लिखी है, ठीक है, ठीक। जहांगीर की किताब जो है तुजुके जहांगीरी है, और इसी तरह गुलबदन बेगम हैं जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, ये इनकी स्टेप सिस्टर हैं, ये आएंगी यहाँ पर। अबुल फजल ने और भी किताबें लिखी हैं, अबुल फजल ने बाइबल का तर्जुमा भी किया है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी मशहूर ये राइटर हैं, इनकी भी किताबें पूछी जा सकती हैं, पढ़ लीजिएगा। तानसेन जो कोर्ट म्यूज़िशियन थे, वो किसके थे? दरबारी म्यूज़िशियन जो थे, संगीतकार, वो किस राजा के थे? तो बाज बहादुर के थे, कृष्णदेव के थे, इब्राहिम आदिल शाह के थे, अकबर के थे। तो आपको पता है अकबर के दरबारी संगीतकार थे, क्या नाम था? तानसेन। ये आपके बेटा क्वेश्चंस हुए यहाँ पर फिनिश। इससे पहले की क्लास में भी आपके कई क्वेश्चंस कराए गए थे, उनको इन सब को तैयार करें। आगे से हम लोग अपना अब इसका इंडो इस्लामिक का जो दूसरा पोर्शन है जीके, वो स्टार्ट करेंगे, और जीके भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से समझेंगे।